इस केस को या अदालती फैसले को एक्सपेंड कर दिया गया कराची की उन तमाम इमारतों पे जिन पे इल्ज़ाम लगा कि इसकी तामीर जो है वो गैर कानूनी तौर पे की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि पूरे कराची में इमारतें गिराने के वसी तर जो अहकाम जारी किए गए ये दायरा अख्तियार से, सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार से बाहर थे। और इसमें यह कहा गया कि ये जो फैसला आईनी अदालत दे रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को जो है एक्सपेंड किया गया था, इस आईनी अदालत के फैसले का ये मकसद नहीं है कि जो गैर कानूनी तौर पे तामीर की गई इमारतें हैं उनको कानूनी हैसियत आईनी अदालत नहीं देने जा रही, बल्कि आईनी अदालत ने यह डिक्लेयर किया है कि जो गैर कानूनी तौर पे इमारतें बनी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो अख्तियार है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, ये उस इदारे का काम है, मुतलका इदारे का काम है कि अगर गैर कानूनी तौर पे तामीरात हुई हैं, रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो उनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। अब आईनी अदालत कहती है कि 21 दिसंबर 2018 के और 22 जनवरी 2019 के जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर अहकामात हैं जिनके नतीजे में इन इमारतों को गिराया गया है, ये तमाम अहकामात वापस लिए जाते हैं। आईनी अदालत के फैसले में कहा गया कि दरअसल अदालत के सामने मामला तो लियारी की एक इमारत का था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात को कराची की तमाम इमारतों तक जो है वो एक्सपेंड कर दिया और कराची में तमाम इमारतें जिन पे कोई रिपोर्ट आई थी, जिन पर शहरियों का हक दावा भी मौजूद था, उन तक जो है वो एक्सपेंड कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि इमारत को गिराने से पहले जो है वो मुतलका इदारे को कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो मल्टी स्टोरेज इमारतें बनाई गई हैं या कोई भी इमारत बनाई गई है उसे मसमार करने के अहकाम जारी करना ये दुरुस्त इकदाम नहीं है। और फैसले में लिख दिया गया है कि शहरी जो कि रिहायशी थे उनमें उनके भी कानून के मुताबिक जो है उन्हें हक दिफा हासिल था और उन्हें अपना हक दिफा जो है एक्सरसाइज करने का मौका मिलना चाहिए था। ये अदालती फैसले में डिक्लेयर किया गया है। अब इसके साथ जो दूसरे जज हैं जस्टिस अरशद हुसैन शाह साहब जिन्होंने इजाफी नोट तहरीर किया है वो ये लिखते हैं कि कराची के शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है, जब ये केस अदालत के सामने था तो सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ था कि वो कराची के शहरियों के जो हकूक़ थे वो भी उसके लिए उतने ही मुकद्दम होते जितना कानून मुकद्दम था। अरशद हुसैन शाह साहब लिखते हैं कि शहरी जो हैं अवामी जो सहूलियात होती हैं, जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, जो खेलों के मैदान बनाए जाते हैं या जो फुटपाथ होते हैं, दीगर ऐसी जो अमेनिटीज़ होती हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का शहरियों का पूरा पूरा कानूनी हक होता है। और ये इस किस्म के जो अवामी असासे होते हैं, जैसे अरशद हुसैन शाह ने अपने फैसले में लिखा है कि इन्हें असासों को इस्तेमाल करना और ये जो अवामी असासे हैं शहरियों के जीने का दरअसल जो हक है उस हक का ये पार्ट यानी हिस्सा होते हैं। अरशद हुसैन शाह साहब ने कहा कि ऐसी जो पब्लिक अमेनिटीज़ हैं, अवामी सहूलियात की जो जगह हैं, पार्क्स हैं, खेलों के मैदान हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना, इसे कब्ज़े से बचाना या इसका गलत इस्तेमाल रोकना मुतलका इदारों की ज़िम्मेदारी है। मुतलका जो इदारे हैं, जो हुकूमत है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे असासों को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसे असासों को जो है इंक्रोचमेंट से जो है वो बचाया जा सके। अब ये मुकम्मल जो फैसला 10 सफ़ात का जो कि आमिर फ़ारूक साहब ने तहरीर किया, अरशद हुसैन शाह साहब ने इजाफी नोट लिखा है, ये उस सारे फैसले का खुलासा क्रक्स जो है वो आपकी खिदमत में हमने पेश किया है। अब नाज़रीन, जैसा मैंने आगाज़ में कहा कि ये 3 जज साहबान तो इस बेंच में हिस्सा होते थे। अब ये जो इमारतें गिराई गईं, अब इमारतों को गिराने के बाद जो रिहायशी थे उनसे मुतल्लिक़ क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में, उसमें जैसे गुलजार साहब ने लिखा था कि जो रिहायशी बेघर होंगे, जिनके फ्लैट्स हैं, जिनके घर बने हुए हैं इन इमारतों में, उन्हें जो है वो रीलोकेट किया जाएगा। अच्छा, रीलोकेशन के जो अखराजात हैं वो किन से लिए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में लिखा गया कि जो ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के या कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो ज़िम्मेदारान हैं या जो डीजी हैं इस इदारे के, उनसे जो है ये तमाम जो उनके तनख्वाहों से, उनकी मराज से ये तमाम जो है वो चीज़ें, ये पैसा, ये माली जो मामलात हैं वसूल करके जो है जो लोग बेघर हुए हैं, बेदखल हुए हैं, उनको रीलोकेट किया जाए। क्या उन लोगों से जो वसूल करदा जो वाजिबात थे, जो उनकी रेमुनरेशन थी, जो उनके मराद थे, क्या उनसे
सैकड़ों लोगों को जो है वो रीलोकेट किया जा सकता था। मुमकिन ही नहीं है। आज भी आप निकाल के देखेंगे तो सैकड़ों जो लोग हैं जिनके घर खाली करवाए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन्होंने इमारतें बनाई हैं वो इनको पैसे वापस करें, वो इनको कंपनसेट करें। जब आपने पूरी इमारत ही गिरा दी, एक असासा जो कि उसने तामीर किया है, वो वहाँ पर बेदखल होने वाले, बेघर होने वाले लोग हैं, उनको कैसे कंपनसेट करेंगे? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनकी इमारतें बेच के, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी जायदादें बेच के ये तमाम अखराजात पूरे किए जाएं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग आज भी जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे होंगे। लेकिन जिम्मेदार फिर कौन हुआ? आईनी अदालत के फैसले के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला नहीं दिया। ये इल्ज़ाम अब आएगा कि सैकड़ों लोग बेदखल हुए, सैकड़ों लोग जो है वो घरों से बेघर कर दिए गए, दर बदर की ठोकरों खाने पे उनको मजबूर कर दिया गया। तो ये मलबा आएगा सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस पे, जिन्होंने इन इमारतों को मसमार करने का, गिराने का हुक्म दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है वफाकी आईनी अदालत का वो फ़ैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम अहकामात को कलअदम करार दिया गया है जिनके नतीजे में ना सिर्फ कराची शहर में नस्ला टावर को, बल्कि नस्ला टावर के साथ दीगर जो रिहायशी इमारतें थीं उनको गिराया गया, उनको मसमार किया गया और सैकड़ों रिहायशी जो इन इमारतों में रिहाइश पजीर थे उनको बेघर कर दिया गया, उनको बेदखल कर दिया गया। 2021 में ये बेदखली के और इमारतों को मसमार करने के और गिराने के अहकाम सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे। लेकिन अब आईनी अदालत का जो फ़ैसला सामने आया है उस फैसले की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। उस फैसले में इमरान खान साहब का जिक्र किया गया है और इस फैसले के बाद वो तमाम रिहायशी जो बेदखल हुए, जो बेघर हुए, उनका मुस्तकबिल क्या है, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर जो जजेस थे जिन्होंने ये फ़ैसला दिया उनके हवाले से भी तफसीलात आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करने से पहले फ़ैसले के मंदरजात, अदालत के जो इंटरप्रटेशन है वो आपकी खिदमत में पेश करने से पहले इस मामले का जो पस मंज़र है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, ये जो मामला था कराची में इमारतें गिराने का, दरअसल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में आया और ये सिर्फ एक इमारत का इशू था जो कि कराची के इलाके लियारी में कायम की गई थी। लेकिन जब जस्टिस गुलजार साहब जो कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने आर्टिकल 184(3), आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए, अब ये अख्तियार किस तरीके से इस्तेमाल किया गया उससे मुतल्लिक भी वफाकी आईनी अदालत में लिखा गया है कि ये दुरुस्त इस्तेमाल हुआ, इसको इस्तेमाल किया गया, इसका जिक्र अदालती फ़ैसले में कहाँ पे हुआ, कहाँ पे नहीं किया गया, इसकी डिटेल भी फ़ैसले में लिख दी गई हैं। लेकिन मामला 2000, जैसे मैंने कहा कि 16 में आया, पहला जो ऑर्डर जारी किया गया वो 2018 में जारी किया गया, दूसरा ऑर्डर 2019 में जारी किया गया कराची में रिहायशी इमारतों को गिराने का। लेकिन अल्टीमेटली जब नस्ला टावर गिराया गया तो नस्ला टावर गिराने का जो हुक्म है वो अक्टूबर 2021 में सामने आया, जिसमें हुकाम को ये हुक्म दिया गया कि आप नस्ला टावर को गिरा के रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करें। तो अमली तौर पे नस्ला टावर गिराने के का जो काम है उसका आगाज़ जो है वो 24 नवंबर 2021 से जो है उसका आगाज़ हुआ था। शायद तारीख़ों के हवाले से मैं गलत हो सकता हूँ, ये 2020 की तारीख़ भी हो सकती है, थोड़ी सी रिसर्च मेरी यहाँ पे कमज़ोर है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ही इन इमारतों को गिराया गया। अब जो जज साहब थे उसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे, उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे। लेकिन बेंच बीच में तब्दील भी होता रहा। जजेस की दस्तयाबी के ऊपर जो है वो बेंच की कंपोजिशन जो है वो तब्दील होती रही, जजेस की दस्तयाबी और अदम दस्तयाबी पे। अब आईनी अदालत ने फ़ैसला ये दिया है, पहले तो करक्स आपके साथ शेयर कर लें, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट अख्तियारात इस्तेमाल कर रही थी कराची शहर में रिहायशी इमारतों को गिराने का, ये वसी तर अख्तियारात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किए, जिसके तहत कराची में रिहायशी इमारतों को गिराया गया। आईनी अदालत के फ़ैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरत से ज़्यादा अपने अख्तियारात को तोसी दी
और जो लीव टू अपील की अपीलें अदालत उज़्मा के सामने फ़ाइल हुई थी उसमें कहीं आर्टिकल 184 वगैरह या आर्टिकल 187 का जिक्र नहीं किया गया। अब ये जो जैसे गुलजार साहब थे जो अहकामात जारी कर रहे थे कि इमारतें गिराएं, हमें रिपोर्ट पेश करें, मसमार किया जाए ऐसी इमारतों को, तो एक केस की समाअत के दौरान इसी तरह का केस था जिसमें गुलजार साहब ने कहा था कि मुझे अपने माजी वाला बचपन वाला कराची चाहिए। अब वो बचपन वाला कराची जो 50-60 साल पहले वाला कराची था जो कि गुलजार अहमद साहब ने देखा था जब वो कराची की सड़कों पे हैवी बाइक चलाया करते थे, मोटरसाइकिल चलाया करते थे, तो वो माजी वाला कराची जब इतना एक्सपेंड कर गया, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो 50 साल के बाद वो पहले वाला कराची कैसे, जो हुकाम थे, कराची के इंतज़ामिया थे, वो जैसे गुलजार साहब की झोली में डाल सकते थे। लेकिन उनकी एक फैंटेसी थी कि वो चाहते थे कि माजी का मेरा बचपन वाला कराची जो है वो रिस्टोर किया जाए। लेकिन बहरहाल अब ये जो अख्तियारात थे उसे आईनी अदालत ने कलअदम करार दिया है, अख्तियारात से तजावुज़ करार दिया है। लेकिन ये जो फ़ैसला है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने तहरीर किया है, 10 सफ़ात का ये फ़ैसला है जिसमें जस्टिस अरशद हुसैन शाह साहब जो कि 2 रुकनी बेंच के दूसरे रुकन हैं, उन्होंने इजाफी नोट भी तहरीर किया है। अब इस फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को उस मामले का फ़ैसला करना चाहिए था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। जैसा मैंने आपको इंट्रो में इब्तदाई या पस मंज़र में बताया कि सिर्फ एक इमारत का केस अदालत के सामने था। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लें और वो ख़बर है अलीमा खान साहबा के हवाले से। नाज़रीन, आज आप जानते हैं कि जो ATC अदालत है रावलपिंडी की, वहाँ पर अलीमा खान साहबा का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था और जो आखिरी गवाह उन्होंने अपनी तरफ से डिफेंस विटनेस पेश किए थे फतेहुल्लाह बरकी, और उनकी तरफ से जो USB और मुख्तलिफ जो फ़ोटो कापियाँ पेश की गई, आज एक्सपेक्टेड था कि शायद इस केस का फ़ैसला हो जाए। लेकिन अलीमा खान साहबा की तरफ से एक नई दरख्वास्त जो है इस केस में फ़ाइल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो दिफाई गवाह फतेहुल्लाह बरकी की जानिब से USB वीडियोज़ और जो फ़ोटो कापियाँ पेश की गई हैं उससे बैरून मुल्क जो है फ्रांसिक के लिए भिजवाया जाए। और इस दरख्वास्त के साथ अलीमा खान साहबा ने अपना बयान हल्फी भी ATC अदालत में जमा करवाया है और दरख्वास्त में कहा गया है कि USB में मौजूद वीडियोज़ दिफा के लिए अहम शवाहिद हैं। दरख्वास्त फ्रांसिक रिपोर्ट से वीडियोज़ की असलियत और सदाकत का तयन मुमकिन होगा। USB को अदालती तहवील में बैनुल-अक़वामी फ्रांसिक लेबार्ट्री को भिजवाया जाए। वीडियो की असलियत, एडिटिंग, टेम्परिंग, मेटा डाटा, तारीख, वक्त और दीगर तकनीकी पहलुओं का फ्रांसिक रिपोर्ट में जायज़ा लिया जाए। फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद वीडियो में नज़र आने वाले या मुतल्लिका अफराद को अदालती गवाह के तौर पर बुलाया जाए। यानी केस को लिंगर ऑन हो जाएगा इस दरख्वास्त के ऊपर अगर अदालत फर्दर कार्रवाई करती है, जैसे अलीमा खान साहबा ने अपनी मुतफर्रिक दरख्वास्त में इस्तदा की है। अब इसमें कहा गया कि दरख्वास्त का मकसद मुकदमे में ताख़ीर करना नहीं बल्कि अदालत के सामने काबिल एतमाद शवाहिद पेश करना है। गैर जानिबदार फ्रांसिक तज्ज़िया इंसाफ के तकाजे पूरे करने में अदालत के लिए मुआविन साबित होगा। दरख्वास्त के तमाम मंदरजात दुरुस्त हैं, अदालत से कोई हकीकत मख्फी नहीं रखी गई। अलीमा खान के दिफाई गवाह फतेहुल्लाह बरकी ने गुज़िश्ता समाअत पर एक USB और दस्तावेज़ात जो हैं अदालत के सामने जमा करवाई थी। अब ये नई मुतफर्रिद दरख्वास्त सामने आने के बाद ATC अदालत रावलपिंडी ने जो अदालती कार्रवाई है उसे 11 जुलाई यानी कल तक अदालत की तरफ से मुलतवी कर दिया गया है। तो ये था नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।